आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाई भीम सर में। ठीक है, आज की जो टॉपिक है तनन-उपांग, ये स्टील सब्जेक्ट का तनन-उपांग है। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 3 है, यानी चैप्टर नंबर 3 का तनन-उपांग हम पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम ही है तनन-उपांग। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम टेंशन मेंबर कहते हैं। तनन-उपांग की ये हम कुछ हेडिंग लिखे हुए हैं, इसी हेडिंग के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है और इसी हेडिंग के बारे में हम पढ़ाएंगे। ठीक, ओके दोस्तों, ध्यान दीजिए। स्टील सब्जेक्ट यानी स्टील विषय के बारे में हम 2 चैप्टर पर वीडियो बना चुके हैं। पहला चैप्टर है रिवेट जोड़, इस पे आपके 9, 10, 12 वीडियो बने हुए हैं जो कि अच्छी तरह से बना हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। दूसरा चैप्टर है वेल्ड ज्वाइंट। वेल्ड ज्वाइंट पे भी हम वीडियो बना चुके हैं और यूट्यूब पे अपडेट भी कर चुके हैं। जो वेल्ड जोड़ के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाय भीम सर में आप जाएं और जाने के बाद जो है कि वेल्ड के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टील का चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर का नाम है तनन-उपांग। इंग्लिश में इसको हम टेंशन मेंबर कहते हैं। इसमें कुछ आपकी हेडिंग है, हेडिंग के बारे में सबसे पहले हम बता दें। ठीक है, कि इस हेडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी आपको दे दें। इसके बाद इन्हीं हेडिंगों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है, और वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को हमारे चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाय भीम सर में हम अपडेट भी करेंगे। आप वीडियो को देखिए और इस जितने भी हम हेडिंग बता रहे हैं, इन हेडिंग के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को आप शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। ठीक है, और कमेंट भी करिए। ठीक, ओके। तो देखिए, पहला आपका हेडिंग है तनन-उपांग, जो कि इस चैप्टर का ही नाम है तनन-उपांग। तो इस हेडिंग में हम तनन-उपांग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात तनन-उपांग किसे कहते हैं। ठीक है, 2-3 लाइन की परिभाषा है, आप इसको अच्छी तरह से जान जाएंगे। ठीक है, तनन-उपांग किसे कहते हैं, सिंपली भाषा में अगर कोई पूछे कि तनन-उपांग किसे कहा जाता है तो आप कह सकते हैं कि किसी संरचना का वह अवयव जिस पर केवल तनन बल आता है तनन-उपांग कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा हेडिंग में पढ़ेंगे तनन-उपांग के का खंड, यानी तनन-उपांग का खंड, सेक्शन ऑफ टेंशन मेंबर। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो तनन-उपांग बनाए जाते हैं कौन कौन से खंड के बनाए जाते हैं और किस प्रकार उसकी व्यवस्था की जाती है। इस हेडिंग यानी तनन-उपांग के खंड में हम तनन-उपांग के खंडों के बारे में बताएंगे और उस तनन-उपांग को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, ये चीजें हम बताएंगे। ओके, ठीक। तीसरी आपकी हेडिंग है शुद्ध क्षेत्रफल तथा निवल क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए दोस्तों, तनन-उपांग के लिए ये जो शुद्ध क्षेत्रफल तथा निवल क्षेत्रफल, इसको हम नेट एरिया बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेडिंग है शुद्ध क्षेत्रफल तथा निवल क्षेत्रफल। तो हम बताएंगे कि एक तनन-उपांग है और उस तनन-उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये जानकारी हम देंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे हेडिंग है श्रृंखला पद्धति के लिए शुद्ध क्षेत्रफल, अर्थात किसी तनन-उपांग में श्रृंखला पद्धति द्वारा रिवेटिंग किया गया हो तो उसका इनेट यानी शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इस हेडिंग में हम सिखा देंगे। ठीक है, कि शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है विषम पद्धति के लिए शुद्ध क्षेत्रफल, अर्थात अगर रिवेटिंग विषम पद्धति में की गई हो तो उस तनन-उपांग का निवल क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इस हेडिंग में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेडिंग है कोणीय खंड के लिए शुद्ध क्षेत्रफल, अर्थात तनन-उपांग कोणीय खंड के रूप में प्रयोग किया गया है तो उसका निवल क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इस हेडिंग में हम बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है टी काट के लिए शुद्ध क्षेत्रफल, अर्थात किसी तनन-उपांग में टी काट प्रयोग किया गया है तो उसका शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है तनन-उपांग का सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। दोस्तों ध्यान दीजिए, तनन-उपांग का सामर्थ्य कितना होता है और तनन-उपांग के सामर्थ्य को परिभाषित कैसे किया जाता है, यानी इस हेडिंग में हम तनन-उपांग के सामर्थ्य के हेडिंग में हमको जानकारी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट
तनन उपांग का अभिकल्पन अर्थात डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, यानी कोई तनन उपांग है तो उसकी डिजाइन कैसे की जाती है, खंड का चुनाव कैसे किया जाता है, ठीक है, या कोई खंड कैसे चुना जाता है, ये चीज हम बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है तनन स्प्लाइस। तनन स्प्लाइस, ठीक है, ध्यान दीजिए। इस हेडिंग में हम तनन स्प्लाइस के बारे में हम जानकारी देंगे, यानी तनन स्प्लाइस क्या होता है, ये कहाँ लगाया जाता है और इसकी आवश्यकता कहाँ होती है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आपका हेडिंग है तनन उपांग, यानी तनन उपांग किसे कहा जाता है, ये चीज हम बताएंगे। दोस्तों अभी हेडिंग में एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन और एक छोटा सा हम परिभाषा बताए थे कि किसी संरचना का वह अवयव जिस पर सदैव तनन बल कार्य करता है उसे हम तनन उपांग बोलते हैं। तो ये परिभाषा हम लिखते हैं किसी, ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, तनन उपांग का हम यहाँ पे परिभाषा लिखे हैं कि किसी संरचना का वह अवयव जिस पर सदैव तनन बल या तनन भार कार्य करता है उस अवयव को तनन उपांग कहते हैं। जैसे बिजली का तार, सबसे इंपॉर्टेंट है बिजली का तार, पुल में लगाया गया स्टड, ठीक है, कैंचियों में लगाया गया स्टड, ये सब आपके तनन उपांग के रूप में आएंगे। इसके बाद आपका टाई हो जाता है, टाई, ओके, बहुत से है। आपका अब अगला हेडिंग है तनन उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, तनन उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेट एरिया ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक, इसका एक छोटा सा परिभाषा हम लिखे हुए हैं। ये परिभाषा हम दो तरह से लिखे हुए हैं, एक ये परिभाषा है और ये परिभाषा है। आप जो भी परिभाषा यूज करना चाह रहे हैं वो यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो तनन उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल किसे कहते हैं, यहाँ पे हम परिभाषा लिख चुके हैं, ध्यान दीजिए। तनन उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। लिखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किसी तनन उपांग का के अनुप्रस्थ काट का वह न्यूनतम क्षेत्रफल, ठीक है, वह न्यूनतम क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल लिखे हैं, आप इसमें और लिख लीजिएगा, वह न्यूनतम क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं कि किसी तनन उपांग का वह न्यूनतम अनुप्रस्थ, और किसी तनन उपांग के अनुप्रस्थ काट का वह न्यूनतम क्षेत्रफल होता है जिस पर उपांग तनन में विफल होने की संभावना होती है, तनन में विफल होने की संभावना होती है, वह क्षेत्रफल, ठीक है, शुद्ध क्षेत्रफल कहलाता है। इसे इनेट से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, यानी किसी तनन उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल होता है जहां से तनन उपांग विफल होने की संभावना में होती है या विफल होने की संभावना रखती है, ठीक है। तो ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। किसी तनन उपांग के अनुप्रस्थ काट का वह न्यूनतम क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वह न्यूनतम क्षेत्रफल होता है जिस पर तनन उपांग, ठीक है, तनन में विफल होने की संभावना रखती है या होता है, वह क्षेत्रफल शुद्ध क्षेत्रफल कहलाता है। इसे ए नेट से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ए नेट, नेट मतलब शुद्ध, ए मतलब एरिया, ठीक है। एक और परिभाषा हम लिखे हुए हैं सिंपली, अगर कोई आपसे पूछ दे कि तनन उपांग का परिभाषा आप सिंपली बताइए या तनन उपांग कैसे निकाले, शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो सिंपल तरीका से आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है, कि किसी तनन उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल, ठीक है, उसके कुल क्षेत्रफल में से रिवेट की कटौती को घटा के प्राप्त किया जाता है। यही चीज हम लिखे हुए हैं कि किसी तनन उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल उसके अनुप्रस्थ काट के कुल क्षेत्रफल में से, ठीक है, किसी तनन उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल उसके अनुप्रस्थ काट के कुल क्षेत्रफल में से रिवेट की कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसे निवल क्षेत्रफल भी कहते हैं। नेट इक्वल टू, ठीक है, कुल क्षेत्रफल माइनस रिवेट की कटौती, आप इतना लिख सकते हैं। हमारी बात समझ गए, ठीक है। तो ये परिभाषा समझ में आ गया ना, ठीक। जनरली अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि इनेट यानी शुद्ध क्षेत्रफल होता क्या है, तो उस आदमी से ये कह सकते हैं आप कि किसी तनन उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल
उसके कुल क्षेत्रफल में से रिवेट की कटौती को घटा के प्राप्त किया जाता है। ठीक, चलिए उपांग का मतलब अवयव है ना? हाँ, उपांग का मतलब अवयव होता है या मेंबर होता है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं मेंबर। ठीक है, तनन उपांग टेंशन मेंबर। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलिए। तो आपका अब अगला हेडिंग है, ठीक है, आपका अगला हेडिंग है चपटी प्लेट का शुद्ध क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान दीजिए, शुद्ध क्षेत्रफल के बारे में हम बता चुके हैं, शुद्ध क्षेत्रफल का परिभाषा भी हम बता चुके हैं। ठीक, ओके, तो शुद्ध क्षेत्रफल के बारे में आप जान गए। अब देखिए, प्रत्येक अवयव जब उसको हम तनन उपांग के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो जैसे चपटी आपका प्लेट हो गया, कोणीय खंड हो गया, टी खंड हो गया, चैनल खंड हो गया, यानी इन सभी खंडों को जब हम चपटी प्लेट के रूप में प्रयोग करते हैं तो उनका शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये चीज़ हम बताएंगे। और देखिए, सबसे पहला हम चपटी प्लेट को लेके चल रहे हैं कि चपटी प्लेट का शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो हेडिंग आपका है चपटी प्लेट का शुद्ध क्षेत्रफल। तो चपटी प्लेट में देखिए दो प्रोसेस आते हैं, जब रिवेट श्रृंखला पद्धति में लगा हो तब उसका शुद्ध क्षेत्रफल कितना होगा, और जब चपटी प्लेट में रिवेट विषम पद्धति में लगा हो तो उसका शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, और जब चपटी प्लेट में डायमंड पद्धति में रिवेट लगे हों तो उसका शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। हमारी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग आपका है चपटी प्लेट का शुद्ध क्षेत्रफल। तो चपटी प्लेट का शुद्ध क्षेत्रफल इंग्लिश में हम इसको लिखे हुए हैं नेट एरिया ऑफ फ्लैट। ठीक है, नेट एरिया ऑफ फ्लैट जब रिवेट श्रृंखला पद्धति में लगा हो तब, यानी चैन रिवेटिंग की गई हो तब उसका शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे हम फिगर बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि एक हम चपटी प्लेट ले लिए हैं जिसकी चौड़ाई b है और मोटाई क्या है आपका t है। इसमें हम रिवेटिंग किए हुए हैं, चैन रिवेटिंग किए हुए हैं। चैन रिवेटिंग का मतलब हम बता चुके हैं, ठीक है, अगर जो नहीं जानता है तो रिवेट चैप्टर एक पढ़ाए हुए उसमें हम बताए हुए हैं चैन रिवेटिंग कैसे होता है। तो देखिए चैन रिवेटिंग ये होता है, तो यहाँ पे हम रिवेटिंग किए हुए हैं। ठीक, इस फिगर में, तो इस फिगर में जो हम रिवेट लगाए हैं ये 3 रिवेट है। ये 3 रिवेट से भी ज़्यादा रिवेट हो सकता है, कभी 1 रिवेट हो सकता है, कभी 2 रिवेट, कभी 3 रिवेट, कभी 4 रिवेट। यानी यहाँ पे समझाने के लिए केवल हम 3 रिवेट लगाए हुए हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये चपटी प्लेट है जिसकी चौड़ाई b है, मोटाई हमारा t है, और इसमें हम रिवेटिंग किए हैं, चैन रिवेटिंग किए हुए हैं। ठीक है, अब इसका ये जो फिगर हम बनाए हुए हैं, इस पट्टी को यहाँ से काट दिए हैं चपटी प्लेट को, और काटने के बाद यहाँ पे देखिए कि ये रिवेट का गैप दिखाई दे रहा है, ये भी रिवेट का गैप दिखाई दे रहा है, ये भी रिवेट का गैप दिखाई दे रहा है। समझ क्लियर है ना? ठीक, तो ये जो रिवेट का गैप है ये रिवेट का व्यास के बराबर होंगे। ये भी गैप जो है कि रिवेट के व्यास के बराबर, ये भी गैप है रिवेट के व्यास के बराबर। और यहाँ पे जो रिवेट का व्यास है स्मॉल डी हम लिखे हुए हैं, जो इस स्मॉल डी को हम क्या बोलते हैं, सकल व्यास। ठीक है, और सकल व्यास के बारे में हम बता चुके हैं रिवेट में। ठीक है, जो सकल व्यास के बारे में नहीं जानता है, रिवेट का एक चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, उसमें जाके देख सकता है कि रिवेट का सकल व्यास कैसे निकाला जाता है और कितना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये अनुप्रस्थ काट बनाए हुए हैं, ये प्लेट की चौड़ाई है और यहाँ से यहाँ तक प्लेट की मोटाई है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? अब इसी जो फिगर हम बनाए हुए हैं, इसी फिगर को हम लिख दिए हैं। तो 1 लाइन 2 लाइन में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि माना एक चपटी प्लेट, ठीक है, जिसका माप b × t है, यानी चौड़ाई b और मोटाई t है। ठीक है, इसे d रिवेट व्यास द्वारा श्रृंखला पद्धति में जोड़ा गया है, तो प्लेट का निबल क्षेत्रफल अर्थात शुद्ध क्षेत्रफल। तो गौर करिएगा दोस्तों, हम शुद्ध क्षेत्रफल यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। बड़ा सिंपल है। तो शुद्ध क्षेत्रफल इक्वल टू हम बता चुके हैं कि ए नेट इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है जब रिवेटिंग द्वारा किया जाता है तो क्या होता है, कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कुल क्षेत्रफल माइनस रिवेट की कटौती, यही होती है ना हो, कटौती। तो रिवेट की कटौती कर दीजिए, तो कुल क्षेत्रफल, तो प्लेट के अनुप्रस्थ काट का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, तो प्लेट के अनुप्रस्थ काट का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, b × t। ठीक है,
बी इंटू टी माइनस रिवेट की कटौती। तो एक रिवेट के लिए कितनी कटौती की जाती है, देखिए ये डी है और मोटाई कितनी आपकी हो जाएगी टी, तो एक रिवेट के लिए कितना हो जाएगा डी टी। तो इसके लिए भी तो डी टी, इसके लिए भी डी टी, क्योंकि यहाँ पे जो रिवेट लगाए गए हैं सभी समान व्यास के लगाए जाएंगे। तो एक रिवेट के लिए डी टी, तो दो रिवेट के लिए 2 डी टी, तीन रिवेट के लिए 3 डी टी। यहाँ पे क्या है कि 3 रिवेट लगाए हैं तो 3 डी टी हम घटा देंगे, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे रिवेटों की संख्या अगर n दी हो तब क्या करें, n डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवेट की कटौती के लिए ये n, एक रिवेट के लिए क्या होता है डी टी, यहाँ n है तो n रिवेट के लिए n डी टी, ठीक है। तो आपका सूत्र बन गया b माइनस एन डी, टी कॉमन है तो इधर लिया दिए दोस्तों। एक चपटी प्लेट अगर रहती है, ठीक है, और श्रृंखला पद्धति में रिवेट लगा होता है यानी चैन रिवेट लगा होता है, तो उसके लिए एन एट इक्वल टू होता है एन एट इक्वल टू बी माइनस एन डी, ठीक, इंटू टी, जहाँ पे बी आपकी प्लेट की चौड़ाई, हमारी बात समझ रहे हैं, और T इक्वल टू प्लेट की मोटाई आपकी हो जाएगी, और N इक्वल टू हो गया रिवेटो, सॉरी एक पंक्ति में रिवेटो की संख्या, ठीक है। तो सूत्र आपका मिल गया एन एट इक्वल टू बी माइनस एन डी टी इंटू टी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। तो एक हेडिंग तो आप समझ गए हैं, चपटी प्लेट का शुद्ध क्षेत्रफल जब रिवेट श्रृंखला पद्धति में लगा हो, तो इसके लिए अब हम बता दिए, ठीक है। अब इसी में चपटी प्लेट का शुद्ध क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो इसमें दूसर का आपकी हेडिंग होगी जब रिवेट विषम पद्धति में लगा हो तब, ठीक है। तो जब रिवेट विषम पद्धति में लगा हो अर्थात जिग जॉग रिवेटिंग अगर की गई हो, तो उस समय उसका निव्वल क्षेत्रफल अर्थात शुद्ध क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फिगर बनाए हुए हैं और इसी फिगर के बारे में दोस्तों यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए कि एक हम फिगर बना दिए, एक प्लेट ले लिए हैं, एक प्लेट की चौड़ाई जो है कि बी, अब मोटाई यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं टी, ठीक है, और तनन वाला आपका टी लग रहा है, ठीक। यहाँ पे विषम पद्धति में रिवेट लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये रिवेट लगा हुआ है, एक ये रिवेट लगा हुआ है, एक ये रिवेट लगा हुआ है, क्लियर, हमारी बात समझ रहे हैं ना। और दूसरे पंक्ति में जब भी हम रिवेट विषम पद्धति में लगाते हैं, तो आप तो इतना हम बता चुके हैं कि इन दोनों रिवेटों के केंद्र से जो बीच की दूरी रेखा जाती है वहाँ पे हम लगाते हैं, फिर इन दोनों रिवेटों के केंद्र की जो बीच की दूरी है उसके सीध में हम लगाते हैं। तो ये विषम पद्धति में रिवेट लगा हुआ है। इस रिवेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं जी, विषम पिच, यानी P1 इक्वल टू आपका क्या है विषम पिच, ठीक। विषम पिच के बारे में हम बता चुके हैं, जो नहीं जानता है पिछला वीडियो जो है कि बना हुआ है विषम पिच पर देख सकता है, ठीक है। इसके बाद ये पिच रेखा है, यानी रिवेटों के केंद्र से जो होकर रेखा जाती है और बल के समांतर जो रेखा जाती है उसको हम पिच रेखा बोलते हैं। और दो पिच रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कौन सा दूरी बोलते हैं, तो गेज दूरी बोलते हैं। हमारी बात समझ रहे हैं ना, जिसे देखिए यहाँ पे जी से प्रदर्शित किए हुए हैं, ठीक, ओके। यहाँ पे इसी प्लेट में हम काट ले लिए, देखिए काट 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। अब इन्हीं सभी काटों पे हम निव्वल क्षेत्रफल का मान निकालेंगे, और जो सभी काट पे हम निव्वल क्षेत्रफल का मान निकालेंगे, और जो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त होगा वही हमारा शुद्ध क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो चलिए फिगर के बारे में हम थ्योरी के रूप में लिख दें। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि माना एक चपटी प्लेट जिसका माप b इंटू डी है, जो कि हम बता चुके हैं, इसे डी रिवेट व्यास द्वारा विषम पद्धति में जोड़ा गया है, ठीक है, जिसका गेज दूरी d तथा विषम पिच P1 है। तो प्लेट का निव्वल क्षेत्रफल है। इस बारे में समझ गिला ना, ठीक। अब दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि ये प्लेट पर जब हम तनन बल लगाते हैं, ठीक है, तो ये प्लेट हम संभावना प्रकट करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है, कि ये प्लेट कहाँ से विफल होने की संभावना, ठीक है, संभावना रखता है या कहाँ से विफल होने का प्रयास करेगा, ठीक।
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये मिटा देंगे ना, इतना तो लिख ले वाला हूं ना, एक ही मिटा देते हैं, ठीक है, ला मिटा देंगे। तो सबसे पहले हम संभावना प्रकट करते हैं कि विफल होने का चांस किस पे होगा। तो देखिए काट हम ले लिए, काट 1 2 4 और 6 और 7 पर, यानी प्लेट 1 2 4 6 और 7 पर विफल होने का संभावना में रहेगा या विफल होने का प्रयास करेगा। अर्थात प्लेट पर जब हम तनन बल लगाएंगे तो हो सकता है कि ये सीधे सीधे फट जाए। क्लियर हो गई? तो एक संभावना तो ये प्रकट हो गई, ठीक है, कि प्लेट पर जब तनन बल लगाते हैं तो वो सीधे सीधे विफल होने का प्रयास करेगा। तो ये संभावना ले लीजिए, ठीक है। अब हम काट देंगे, काट नंबर 2, काट नंबर ये 1 है, ठीक है। काट नंबर 2 पर देखेंगे कि अब किस काट पे विफल होने की संभावना रखता है या प्रयास करेगा, ठीक है। तो देखिए ये हो सकता है कि इससे सीधे आए और इस 3 पर जाके फिर यहाँ आए 4 पर, और 4 से सीधे विफल हो जाए। अर्थात संभावना हो सकती है कि यहाँ से ऐसे जाके ऐसे और फिर ऐसे, अर्थात 1 2 3 4 और फिर 6 और 7 से विफल होके, ठीक है। तो वो लिख लीजिए, हो सकता है कि 1 2 3 4 फिर 6 फिर 7 से विफल होके, अर्थात 1 2 3 4 6 और 7 से, ठीक। तीसर का संभावना प्रकट हो सकता है, तीसर का, ठीक है। हो सकता है कि प्लेट ये ऐसे जाए, यानी 1 2 से होता हुआ 3 पर जाए, 3 से फिर 4 पर आए और फिर 4 से सीधे 5 पर जाए और 5 से सीधे 6 पर और 6 पर ऐसे आ जाए, ठीक है। क्लियर हो गया ना? तो अब हम क्या करेंगे कि हो सकता है कि ऐसे विफल हो गए, तो वो काट लिख लीजिए कैसे, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 3 काट हो सकता है कि इस पे विफल होगा। तो इन्हीं 3 ही काटों पे हम क्या करेंगे कि A नेट की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात शुद्ध क्षेत्रफल निकालेंगे। इस काट पे अगर हम निकालेंगे तो इसको हम लिख लेंगे A नेट 1, एक काट पर निकालेंगे तो हम लिख लेंगे A नेट 2, और इस काट पे निकालेंगे तो हम लिख लेंगे A नेट 3। हमारी बात समझ रहे हैं ना? काट 3 5 विफल नहीं होगा। काट 3 5 नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो हम A नेट 1 निकालेंगे, A नेट 2 निकालेंगे, A नेट 3 निकालेंगे, और इन तीनों क्षेत्रफल में जो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल मिलेगा वही इस काट का निवल क्षेत्रफल कहलाएगा। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए निकालते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक सूत्र होता है, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, और ये सूत्र का प्रूफ जो है कि इस किताब में नहीं दिया हुआ है, ठीक, नहीं तो हम प्रूफ करवा देते हैं। तो ये सूत्र है कौन सा? A नेट इक्वल टू, सूत्र होता है, बोलिए, B माइनस एन डी, ठीक है, प्लस N1 P1 का स्क्वायर बाई 4G, ये सूत्र होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस सूत्र के बारे में हम आपको बता दें, दिखाई देते ना उमन, इस सूत्र के बारे में बता दें। देखिए बी क्या है कि प्लेट की चौड़ाई है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? हो गया? देखिए इस सूत्र के बारे में हम बता दें, ठीक है, तभी आप इसका A1 A2 A3 का मान निकाल लेंगे। तो चलिए इस सूत्र के बारे में हम आपको बता दें, ठीक है। सूत्र में जो B है ये प्लेट की चौड़ाई है। N जो है, N क्या होता है कि जिस काट के थ्रू प्लेट विफल होता है उस काट में कितने रिवेट आते हैं उसकी संख्या है, अर्थात रिवेटों की संख्या है। तो ये रिवेट की संख्या वो है जिस काट के थ्रू, जिस काट पर प्लेट हमारा विफल होता है उस काट में जितने रिवेट आते हैं उसका संख्या है, यानी उस रिवेट की संख्या है। हमारी बात समझ गए? डी क्या है? रिवेट का सकल व्यास है। N1 क्या है? N1 दोस्तों ये तिरछी रेखा की संख्या होती है, नहीं तो गेज दूरी की संख्या होती है। या तो तिरछी रेखा की संख्या या गेज दूरी की संख्या। वैसे गेज दूरी की संख्या आप न कह के आप सीधे कहेंगे तिरछी रेखाओं की संख्या होती है।
ठीक है, तिरछी रेखाओं की संख्या, ठीक है, नहीं विकर्ण पिच की संख्या होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। P1 क्या है, P1 जो है कि विषम पिच है, ये प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और G क्या है, गेज दूरी है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले काट 1 2 4 6 7 पर, यानी 1 2 4 6 और 7 पर, अर्थात सीधे सीधे हमारी प्लेट विफल हो रही है। सीधे सीधे अगर प्लेट विफल होगी तो इसके लिए जो सूत्र हम प्रयोग करेंगे, सेम सूत्र वही है, B माइनस एन डी, ठीक है, इंटू अरे प्लस N1 P1 का स्क्वायर बाई 4G इंटू आपका T, यहाँ पे T लिखे हैं, ये T। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे कि V की जो वैल्यू है, ठीक है, ओके, इसको हम क्या करेंगे, एक उदाहरण के रूप में समझाएंगे, पहले आप समझ जाइए। तो B की वैल्यू दी रहेगी, तो B की वैल्यू तो हम लिख लेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, तो B की वैल्यू दी रहेगी, V की वैल्यू 200 300 400 जितना भी दिया रहेगा ये लिख लेंगे। N क्या है, N संख्या है, तो N किसकी संख्या है, तो जिस काट के थ्रू प्लेट विफल हो रहा है, ठीक है, उस काट पर जितने भी रिवेट आते हैं उसकी संख्या है। तो बतावा, ये सीधे सीधे विफल होता ना, तो सीधे सीधे विफल होता तो कब रिवेट होता है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू तो D, ठीक है, प्लस N1 बतावा, हे काट में तिरछी रेखा कब आवत हुए, एक कोण आवत है। तिरछी रेखा का मतलब कि अगर ये काट सीधे जा रही है फिर ऐसे आ जा रही है, तो एक तिरछी रेखा ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काट जो एकदम सीधे सीधे विफल हो रहा है, अर्थात 1 2 4 6 7 पर विफल हो रहा है, में तिरछी रेखा नहीं आ रही है, इसलिए N की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ठीक है, N1 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब P1 का मान तो दिया रहेगा, P1 का मान लिख लीजिएगा, अब प्लस 4 और G1 का, अरे G का मान दिया रहेगा, G का मान, इसके बाद T का मान। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस शून्य हो गया ना। तो जब ये प्रोसेस शून्य हो गया तो तुम्हारा बचता क्या है, बोलिए, B माइनस 3D। तो A1 इक्वल टू हो जाएगा तो R कितना हो जाएगी, B माइनस 3D इंटू टी। क्लियर हो गई ना, काट एक पर। यही तरह काट लिखल बा 1 2 3 4 6 और 7 पर, समझे हुआ ना। अब के पर निकाले के 1 2 फिर 3 पर आएंगे, फिर 4 पर आएंगे, फिर 6 7 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मन देखा, मन जो रास्ता से चलत है, जब जिस रास्ता से प्लेट विफल होता है वो रास्ता में कगो रिवेट आवत है, एगो रिवेट यहाँ आवत है, एगो यहाँ आवत है, एगो यहाँ और एक यहाँ, यानी एक रिवेट 2 पर आ रहा है, फिर 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, फिर 6 पर आ रहा है। तो टोटल कितने रिवेट आ रहे हैं, 4 रिवेट आ रहे हैं। और तिरछी रेखाओं की संख्या कितनी आ रही है, तो देखिए एक ये तिरछी रेखा हो गई, एक ये तिरछी रेखा हो गई, तो कितना हो गया आपके 2 रिवेट संख्या हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसी सूत्र में रखेंगे, ठीक है, D माइनस को रिवेट आया था 4 गो इंटू D प्लस तिरछी रेखाओं की संख्या 2 इंटू P1 का स्क्वायर बाई 4G, ठीक है, इंटू T का मान रख के इस तरह आप निकाल लेंगे काटे पर। ठीक है, ये A2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक, A2 का वैल्यू Na2, ठीक है, Na2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह इधर दिखाई देता हो, हाँ, इसी तरह अब काट, समझ गया ना। देखिए ये चीज आपको इस समय समझ में नहीं आ रही है, लेकिन प्रूफ तो ऐसा ही है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसका हम उदाहरण देंगे, और उदाहरण के थ्रू हम जो है कि बताएंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए काट, अब के पर विफल होने की संभावना है जो हम पहले बता चुके हैं, किस पे, 1 2 3 4 6 और 7 और 7 पर। तो ये हो जाएगा काट। अब 3 की बात कर लें तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 पे विफल होगा। तो जब 7 पर विफल होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केवल N और N1 की वैल्यू निकाल लीजिए। सूत्र कुल खातिर ने कही है, समझे तो ना, खाली तो के N1 और N की वैल्यू चाहिए, सूत्र कुल खातिर वही है। ठीक है, तो बताइए इस काट पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ये काट 2 से लेके 3, 3 पर 4, 4 से 5, 5 से 6, फिर 7 पे आ रहा है, तो टोटल रिवेटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अर्थात n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तिरछी रेखाओं की संख्या देखिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो n1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। तो उसी सूत्र में आप रख दीजिए a नेट 3 इक्वल टू, ठीक है, bn की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5d प्लस n1 की वैल्यू 4, अब p1 का स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इंटू t। इस तरह आप a1 अरे a नेट 1, a नेट 2, a नेट 3 निकाल लेंगे, ठीक है। जब निकाल लेंगे तो एक अंतर मिटा देंगे हो, निकाल ला, लिख ला लो, हो गया। हाँ हो गया। चलिए अब क्या करेंगे कि हमें a नेट चाहिए ना, एक मिटा देते हैं, ठीक है, एक मिटा देते हैं। तो देखा a नेट 1, a नेट 2, a नेट 3 निकाल लेने जा, ठीक। अब हमन की निकाले क्या? शुद्ध क्षेत्रफल। शुद्ध क्षेत्रफल, तो शुद्ध क्षेत्रफल a नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? a नेट 1 कामा a नेट 2 कामा a नेट 3 में जो कम हो, यही हमारा प्लेट का शुद्ध क्षेत्रफल होता है। क्लियर हो गई ना? समझ गई ना? चला आगे। अब कुल उनके बारे में हम बता देते हैं, एक और पॉइंट देखा। सूत्र है a नेट निकाले के एकर, a नेट निकाले का सूत्र है कितना? b माइनस एन डी प्लस n1 p1 का स्क्वायर बाई 4g, ठीक है, इंटू टी। ओके, तो b क्या आपका है? प्लेट की चौड़ाई, समझ रहे हैं। n1 क्या है? n क्या है? ठीक है, n अभी हम बताए हैं कि जिस काट पर रिवेट विफल होता है उस काट पर रिवेटों की संख्या, यानी जिस काट पर क्षेत्रफल निकाला जाता है उस काट पर रिवेटों की संख्या। ध्यान दीजिए, n इक्वल टू जिस काट पर क्षेत्रफल निकाला जाता है उस काट पर रिवेटों की संख्या। क्लियर हो गया ना? अब बताइए d क्या है? ये तो आप जान रहे हैं, सकल व्यास, ठीक है। अब बताइए n1 क्या है? n1 तिरछी रेखाओं की संख्या, तिरछी रेखाओं की संख्या हम बता चुके हैं। तिरछी रेखा, ठीक है, अगर कोई काट सीधे सीधे जा रहा है और ऐसे आ जाए तो एक तिरछी रेखा, फिर ऐसे मुड़ जाए तो एक तिरछी रेखा, यानी 2 तिरछी रेखा हो गई, ठीक है। अगर सीधा सीधा अगर काट रहता है तो इसमें तिरछी रेखा नहीं होती है, तो वहां पे n1 की वैल्यू क्या रखी जाती है? 0 रखी जाती है। हमारी बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, ठीक। n के बारे में, p1 के बारे में आप जान ही रहे हैं। p1 क्या होता है? विषम पिच होता है, विषम पिच। और g इक्वल टू क्या होता है? गेज दूरी, ठीक। और t तो आप जान ही रहे हैं, t क्या होता है? प्लेट की मोटाई होती है। गौर करिएगा हमारी बात, प्लेट की मोटाई होती है, ठीक। इस तरह आप समझ गए? ओके। अब क्या करिएगा कि ऐसा अगर सवाल आएगा तो जितने भी हम काट बताए हैं या अपने से अनुमान लगा लीजिएगा कि इस काट पे रिवेट विफल होने की संभावना रखता है, उस काट पे a नेट निकालिएगा, ठीक है। और जितने भी काट आप लेंगे उस काट पे a नेटों की संख्या मान निकाल के इस मान में जो सबसे कम होगा वही उस प्लेट का शुद्ध निव्वल क्षेत्रफल कहलाएगा। हमारी बात समझ गया ना? ठीक है। इस तरह देखिए यहाँ पे a नेट निकाले हैं, a नेट 1, a नेट 2, a नेट 3 में जो कम होगा। और इस सूत्र के बारे में हम बता दिए, प्रत्येक पार्ट के बारे में बता दिए, ठीक है। आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद।